अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। तातीलात के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस उम्मीद के साथ कि आज नए हफ्ते का आगाज़ है तो कुछ नए काम भी आप करेंगे यकीनन, और हमें भी मौका मिलेगा कुछ अच्छा पढ़ने का, आपसे शेयर करने का। मोदी अमन को एक मौका दें, इमरान खान। रोज़ाना एक्सप्रेस की सुर्खी साने मॉडल टाउन JIT ने शहबाज शरीफ, हमजा निसार, राना सना, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, आबिद शेर को आज तलब कर लिया। वाइट कॉलर क्राइम्स के खात्मे के लिए नए कवानीन की ज़रूरत है, मियाँ साकिब निसार। डैम की फंडिंग महफूज है, साबिक चीफ जस्टिस का CPNE के मीट द एडिटर्स में खिताब। नवाज शरीफ को ज़मानत मिलेगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, मुतअद्दिद कश्मीरी गिरफ्तार, 3 नौजवान शहीद। और रोज़ाना जंग, कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहद, भारत पाकिस्तान को दबाव में लाने का ख्याल जहन से निकाल दे शाह महमूद। इमरान वादे पर कायम, भारत पुलवामा वाक़े पर ठोस शवाहिद दे कार्रवाई करेंगे। सितंबर 2018 में मुफाहमत की कोशिशों को डीरेल कर दिया गया, अमन को एक मौका देना चाहिए, वज़ीर आज़म। मुल्क भर के बड़े शहरों में मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर टैक्स चोरी रोकने के लिए FBI टीमें तैनात। डील मामलात से वाकिफ, इशारा दिया तो कुछ की जग हसाई और कुछ की इज्जत होगी, चौधरी निसार। इख्तिलाफात हैं, इस्तीफ़ा नहीं दिया, नई मुल्क को कुछ पता नहीं, फवाद चौधरी। ये इन दोनों साहिबान के दरमियान PTV के मसले पे काफ़ी तलखी बरकरार। इमरान फर्म ऑन ऑफर टू इंडिया, मोदी फेल टू आइसोलेट पाकिस्तान, महबूबा मुफ्ती। FBI posts teams to mega retail stores in big cities, डॉन की खबरें। Give peace a chance, Imran tells Modi. Fawad offers to quit portfolio as PTV crisis deepens. Gas firms perturbed over obstacles to investment, Khaliq Kiani की आज की exclusive डॉन की। Hopes surge ahead of fresh US Taliban talks in Qatar. New model town JIT summons politicians. Influential players push for crisis talks. ये ट्रिब्यून की खबरें। इंडिया डिटेन्स hundreds in IOK क्रैकडाउन। और हमारे साथ आज मौजूद जनाब जमील अहमद खान साहब, साबिक सिफारतकार, तज्ज़िया निगार। इनको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर। आपको भी जमील साहब। काफ़ी सारी खबरें ऐसी हैं जमील साहब की जो इंटरनली हमें डिस्टर्ब करती हैं, गो के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनमें। एक तो तालिबान के साथ आज नए दौर का आगाज़ हो रहा है मुज़ाकरात का कतर में, और उसमें अब क्या क्या नई डेवलपमेंट्स होंगी उस पर ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने वादे पे कायम रहेंगे, और इमरान खान ख़ुद कह रहे हैं मोदी को कि एक मौका और देना चाहिए पीस प्रोसेस को। इसमें इमरान खान साहब ने ये बात दूसरी दफ़ा दोहराई है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए या हमारे जवाब पर, लेकिन वी वांट टू गिव पीस अ चांस। इसमें जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि तहकीकात के बारे में इमरान क्यों इसरार कर रहे हैं। कुछ कहने वाले कहते हैं कि उन्हें तो टोटली डिनाई करना चाहिए कि हमारा किसी चीज़ से लेना देना ही है। जी, पहले तो ये है कि आज वाकई में इंटरनेशनल तनाजुर में अगर देखा जाए तो कौमी ख़बरें बनती हैं काफ़ी सारी, और आपने काफ़ी इशारे किए हैं जब आप सुबह के अखबारों का मुताला कर फरमा रही थी। तो और सरफ़हरिस्त यही बात है कि इमरान खान की स्टेटमेंट, उसके बाद फिर दोबारा उसको रीइटरेशन और दोबारा उस पर इस बात का कहना कि जी मैं कायम हूँ। और ज़ाहिर है जब मुमलिकतें और मुमलिकतों के प्राइम मिनिस्टर सरबराह जब बात करते हैं तो मशावरत के बाद बात करते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे कौमी सलामती के मामले में। तो जो पहले भी तकरीर की थी वो बड़ी लिखी हुई, और तमाम मशावरत यानी तमाम हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी मशावरत से ऐसी तकरीरें होती हैं और उसी तरह की गई थी। और उसी को इमरान खान ने दोबारा मोदी के उस बयान पर दोहराया है जो मोदी ने कहा कि जब मैंने मुबारकबाद दी थी तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मैंने मुबारकबाद दी, और मैंने अपना बल्ला साइन करा के तमाम प्लेयर्स से भेजा था अपने सफ़ीर के ज़रिए इमरान खान को। तो एक अच्छी इब्तिदा थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही मामला दूसरे हो गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को
वो पठान हैं और अपने वादे पर कायम रहें, ये मोदी ने कहा परसों। तो उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैं बिल्कुल अपने वादे पर कायम हूँ, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है हमारी, हम अपने वादे पर कायम हैं। प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए हमने ये बात करनी है, ज़ाहिर है, तो हम अपने वादे पर कायम हैं। और अगर आपकी बात कि आपने जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बजाय टोटल डिनाई कर दें, इस वक्त दुनिया में 21वीं सदी में किसी बात का टोटल डिनाई करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप एक फहरिस्त देखें जो हम पर इल्ज़ामात चले आ रहे हैं बतदरीज पिछले कई बरसों से, और उसमें इंडिया की एक शरारत भी शामिल है और एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी शामिल है, तो दोनों को अगर मिला के आप देखें तो हम पर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि हम महफूज ठिकानों के बारे में और फिर दरअंदाजी के बारे में और हक्कानी नेटवर्क के बारे में, जैश उल मोहब्बत के बारे में, जमात दावा के, सिक्योरिटी काउंसिल से लेके और इंडिया पसे पुश्त उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें मुतहर्रिक है। तो उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो अगर हम सिर्फ डिनाई कर देते कि जी हमने कुछ नहीं किया, जी आप इस तरह बोलती हैं, तो दुनिया उसको इतनी आसानी से उसको एक लॉजिकल अमल नहीं समझती, एक लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं समझती। और अब ये इतना लॉजिकल बन जाता है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं। और फिर इससे बड़ी बात की थी पिछली दफ़ा तकरीर में इमरान खान ने, और वो बड़ी बात ये की थी कि हम जो लोग हमारे पास से हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए कहीं और हमला करते हैं वो दरअसल हमारे भी दुश्मन है। ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर ने बात की। जाहिर है कि ये इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है, दुनिया को हम बताना चाहते हैं, और बड़ी मुस्तहकम ये बात की। ये अगर मैं दूसरे पैराहे में अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैं किसी और मुल्क में का शहरी होता और वहाँ की सफारतकारी मैंने की होती या वहाँ मैं कि मशीनरी में इन्वॉल्व होता, तो इस बयान को मैं बहुत ज़्यादा वज़न देता। तो इसी तरह दुनिया भी इस बयान को जो कि इमरान खान ने दिया कि हम जो हमारे पास हमारी सरजमीन इस्तेमाल देखिए वो किस तनाजुर में दिया, कश्मीर के तनाजुर में दिया। और कश्मीर में अब सारी इंडिजिनस काम हो रहा है। किसी ज़माने में जो भी हुआ होगा चले वो माजी और किस्सा पारीना बन गया, लेकिन अब सारा इंडिजिनस हो रहा है। इसकी एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा मिसालें मिल चुकी हैं कि कश्मीर में जब हम पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ से लोग जाते हैं और हमला करते हैं, तो फिर कश्मीर के ये अपनी एक NGO है जिसको कहते हैं पीपल्स ट्राइब्यूनल, उसने कब्र कुशाई कराई। तकरीबन 3000 लोगों को मास ग्रेव एक जगह दफन कर दिया गया था, और उसकी जब DNA हुआ तो सारे के सारे कश्मीरी निकले। तो एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात हुई है। और इस मरतबा ये आपने देखा कि जिस बच्चे ने ये अपने किया है उसके साथ जो तजलील किया गया था उस बच्चे को, उसने उसके रिटेलिएशन में ज़ाहिर एक मुहिम चल रही है। एक वो चलिए अगर आगे चल के आप पूछेंगी कि इसकी इंटरनेशनल कानून में क्या हैसियत है तो वो भी मैं बता दूंगा। कश्मीर के तहरीक की बड़ी मजबूत हैसियत है, लेकिन उस मजबूत तरीके से हम कश्मीरियों के लिए अपना उनका हक दिलवाने के लिए हम उससे के साथ सही इंसाफ पिछले चंद दहाइयों से कई दहाइयों से हम सही इंसाफ नहीं कर सके, जो कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हमें जिस अंदाज में पेश करना चाहिए था। चलो ठीक है। और अभी महबूबा मुफ्ती साहिबा जो बात करी है उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। दूसरी जानिब जो भारत की जानिब से इल्ज़ाम सामने आ रहा है वो ये कि जिस तरह का पुलवामा वाक़या हुआ है और इस तरह से अटैक सामने आया है वो पैटर्न या ट्रेंड नहीं रहा कश्मीरियों का, इसीलिए वो उनको ज़्यादा कुछ शकूक वो लगता है कि वो किसी और जगह से उसका ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश में नज़र आते हैं। ये बात करते हैं लेकिन ब्रेक के बाद। शामद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। महबूबा मुफ्ती का जो बयान है उस पर बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी। और जो सवाल मैंने रखा था जमील साहब के सामने, मोदी फेल्ड टू आइसोलेट पाकिस्तान, महबूबा मुफ्ती says Indian PM played a joke with the nation. India wants Kashmir without Kashmiris. Saudi Arabia, Russia, Nepal and Sri Lanka have good ties with Pakistan. Dialogue is the only way forward. दूसरी जानिब जमील साहब, हमारी जानिब से किसी ने यह एतराज़ किया कि सार्क ममालिक इस सारे तनाज़े में बिल्कुल खामोश और डॉर्मेंट से नज़र आते हैं। और जो बात मैंने अभी आपसे की थी कि इस वाक़े का हालिया वाक़े का जो की जो हियत है या उसकी अपीयरेंस है वो भारत को लग रहा है कि शायद डिफरेंट है और इस वजह से वो हमारे सर पे ये इल्ज़ाम थोपना चाह रहा है। नहीं, भारत को तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, भारत के अपने अंदर से
जो आवाज़ें उठ रही हैं, उनके चीफ जस्टिस ने भी ये बात की है, महबूबा मुफ्ती ने भी की है, शेख अब्दुल्ला ने भी की है, और कई थिंक टैंक के लोगों ने बात की है कि इलेक्शन का दौर चला आ रहा है, तो बीजेपी चाहती है कि कोई ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि जिससे उसके जो वोट बैंक है वो और मुस्तहकम और मजबूत हो और अपनी हुकूमत दोबारा बना ले, जिसके के इस वक्त चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं कि 2 स्टेट में तो वैसे ही वो हार चुके हैं और उनकी इस वक्त जो पोजीशन जा रही है वो थोड़ी सी कमज़ोर जा रही है, काफ़ी कमज़ोर जा रही है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं। और वाज़ेह रहे कि बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल विंग है, एक बड़ी ही शिद्दत पसंद तंजीम की, जो कि आरएसएस है। तो एक शिद्दत पसंद तंजीम की अगर पॉलिटिकल विंग कोई काम करती है तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेगी और उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाएगी, उन लोगों को और बढ़ावा देगी उनके जज्बात को, ताकि वो वोट मुस्तहकम हो जाए। तो उसके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा बेचने को, पाकिस्तान की मुखालफत को ज़्यादा इससे ज़्यादा चीज़ को बिकने वाली है नहीं इलेक्शन में। अच्छा जमील साहब, बात हुई होती है, जब आपसे बात हो रही होती है और ये सारा इंटरनेशनल सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो सवाल दर सवाल निकलते हैं। बीजेपी की अगर हिस्ट्री देखें तो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप कांग्रेस की निस्बत बीजेपी से ज़रा बेहतर नज़र आई। हमने दोस्ती बस सर्विस का आगाज़ बीजेपी के दौर में किया। इसके अलावा जितने भी वज़राए आज़म बीजेपी के रह चुके हैं उनमें से बेशतर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। ये मोदी के बाद से या इससे थोड़ा पहले से अचानक सेंटिमेंट इतना एक्सट्रीम पे क्यों गया है? कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजा, मैंने बात करनी थी कि ये इमरान खान साहब जो धमकियां दे रहे हैं इंडिया वालों को, अब इंडिया वालों में और हमारे में तो बहुत फर्क है। वो तैश ना ही दिलवाए तो बेहतर है आम सी बात कर लें, बजाय इसके कि जी हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। ये कोई वो अच्छी बात तो नहीं, अगले बंदे को तैश दिलाने वाली बात है। अगर अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। आपका सवाल मैं जमील साहब के सामने रखती हूँ कि हम वाकई उन्हें प्रोवोक करें या मैचिंग रिस्पांस दे रहे हैं। जी, वो क्योंकि मोदी ने पहले धमकी दी थी ना, तो उस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ तो ज़रूर सामने आना चाहिए था। उसको इस दफ़ा जिन जामे अल्फाज में उनको बावर कराया गया इंडिया को और दुनिया अक़वाम, वो बयान बड़ा बैलेंस्ड बयान था। और वो कहते हैं ना, आईना जब किसी को दिखाया करो, मोदी मियाँ के लिए, मोदी जी के लिए, कि आईना जब किसी को दिखाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो पहले जो उन्होंने बात की तो उस सिलसिले में उनको कुछ बताना था। तो इस वक्त बड़े इंटरनेशनल तनाजुर में ये स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट बड़े ही कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद, इंस्टीट्यूशन से बातचीत करने के बाद ये तकरीर की गई है। और इस तकरीर में देखें कि उन्होंने महफूज ठिकानों की भी बात की है। इस तकरीर में उन्होंने कहा है कि नहीं, इस तकरीर में जो ज़्यादा उन्होंने बात की महफूज ठिकानों की नहीं, दूसरी जो उन्होंने असल बात की है वो ये है कि उन्होंने कश्मीर के तनाजुर को बड़े बैलेंस अंदाज में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक किया जाए। और फिर आखिर में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। तो हमने तो दुनिया को इस दफ़ा कामयाब हो गए हैं तकरीबन हम ये बताने में कि हम अपने तरफ से पहल बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन पहल की गई तो फिर हमारे हाथ में बात नहीं रहेगी। और ये दुनिया ने वर्ल्ड वार 2 में भी, वर्ल्ड वार 1 में भी, सारों में देखा है कि फिर बात जब फैलती है तो पता नहीं होता है कि नहीं वो किधर को चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज कर रहा हूँ और जमील साहब की खिदमत में भी सलाम। और जमील साहब के सामने क्या बात करूँगा, तो सूरत के मुकाबले में नहीं, आप हमारी इस्लाह फरमाएं, बड़ी नवाज़िश। तो अच्छा, ये मेरा एक सवाल ये था कि इमरान भाई ने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि आइए फिर एक अमन की बात करते हैं, अमन के लिए एक मौका दीजिए। तो इससे क्या मतलब, एडमिशन दे रहे हैं? और दूसरा, OIC के इजलास में इंडिया को मदऊ करना, यही समझ में नहीं आ रहा है। OIC का इजलास हो रहा है, उसमें इंडिया क्यों आ रहा है? ठीक है जी, ब्रेक के बाद जवाब ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया बहैसियत मुबस्सिर के OIC में शामिल है। उसकी क्या कानूनी और अखलाकी हैसियत है, जमील साहब से ज़रूर पूछेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, अभी आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे। मलीर में जाफर बिन तैयार सोसाइटी में एक बिल्डिंग के गिरने से
جو ابھی آپ نے خبر ملاحظہ فرمائی، کچھ کہنا چاہیں گے جمیل جی صاحب؟ اس میں بس وہی ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ گورننس کا مسئلہ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ جو ہے وہ رشوت ستانی اور لوز کنٹرول، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، کہیں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے ریسٹوران میں، وہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ صحیح کام نہیں کرتا ہے، بلڈنگ کنٹرول جہاں صحیح کام نہیں کرتا ہے اور صحیح اپنے قواعد و ضوابط کسی اور وجہ سے یعنی رشوت ستانی یا لوز گورننس کی وجہ سے، تو وہاں لوگوں کی جانیں اور ہماری یہاں انسان کی جو جان ہے وہ اتنی انمول تو سمجھی نہیں جاتی ہے، بس اس سے زیادہ اور کیا تبصرہ اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اسی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو 2-3 سوالات ہم جس پہ بات کر رہے تھے ان کو آپ کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جو کالر نے بھی کہا OIC میں اس دفعہ کہہ رہے ہیں فرسٹ انڈیا ٹو بی گیسٹ آف آنر ایٹ OIC میں، نہیں وہ اعزازی طور پر انہوں نے جو بلایا اس میں یہ ہے کہ وہ مبصر کے طور پر تو ہیں OIC میں، اور ہر دنیا کے جو یہ کہلاتے ہیں ریجنل آرگنائزیشن، اس میں سیکیورٹی اس میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دنیا اقوام اپنے اپنے ریجن میں جو چاہے اپنے آرگنائزیشن بنا سکتی ہے، تو اسی طرح OIC ہو گیا یا شنگھائی آرگنائزیشن ہو گیا یا ECU ہو گیا یا باقی جتنے بھی ہیں، یورپین یونین ہو گیا، اسی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بنتے ہیں، اور اس چارٹر میں جب یہ اغراض و مقاصد اس کے طے کرتے ہیں تو اس میں مبصرین کو بھی آپ نے اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، تو انڈیا ایک مبصر ہے، لیکن اس دفعہ اس کو خاص طور پہ اعزازی مہمان بلایا گیا ہے۔ وہ اس تناظر میں جو میں اس پہ تجزیہ کروں گا وہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں اس میں، ایک تو کوشش یہی کی جائے گی کہ MBS کی بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ ہیٹ کم کی جائے، کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا میں کسی قسم کا اگر کوئی کانفلکٹ بڑھتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس خطے کے تمام ممالک اس سے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے خاص طور پہ جو انڈیا کے فارن منسٹر کو بلایا گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ UAE کا اور سعودی عرب کا، دونوں کا اس میں انڈیا سے جو بہت زیادہ معاشی ایک ان کا وہ ہے ربط ضبط اور اس کی تجارت کا بہت سارا معاملہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی بنا کے رکھے، اور ساتھ میں پاکستان کی یہ جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اور اس دفعہ جو گڈ ول پیدا ہوئی ہے اس میں فرق نہ پڑے، کیونکہ ہمیشہ UAE لائن لیتا ہے سعودی عرب سے، تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نیگیٹو بات اس دفعہ کرنے کی کوشش کی جائے گی انڈیا سے، کہ انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ OIC میں جا کے کشمیر کا جب معاملہ آئے تو اس کو کرے، لیکن OIC کشمیر کے معاملے میں یا پیلسٹین کے معاملے میں کارگر تو نہیں رہی، لیکن امید اور توقع یہی کی جا سکتی ہے اس دفعہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو بات یہ ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب بات دہرا رہے ہیں امن کی تو اس کو کمزوری کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ ہم دنیا اقوام میں رہتے ہیں، وہاں بہت سارے ایسے فورم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یا کسی اور ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ فورم کیا ہے؟ اس وقت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے 2 دن قبل جو بیان اپنا دیا ہے اور جو آفیشیل انہوں نے اپنا ریلیز نکالا ہے، پریس ریلیز، وہ ویسے ہر لحاظ سے چلے ٹھیک ہے، ایک عام سی روٹین سی لینگویج ہے۔ ایک چیز بڑی انہوں نے اس میں خطرناک کی ہے میرے، اور اس میں یہ کی ہے کہ انہوں نے نام دے دیا ہے جو تقریباً 6-7 ہمارے پاس تنظیمیں ہیں جو کہ پریسکرائبڈ تنظیمیں ہیں، جو کہ جس پہ پابندی بھی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ٹیرر فائنانسنگ کو روکا جائے پاکستان کی طرف سے، یعنی کہ ایک مہر لگا دی۔ وہی بات جو امریکہ کرتا ہے، وہی بات جو اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز سے آواز اٹھی، اور وہی بات جو یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ نے جیش محمد کا نام لکھ دیا، چائنا نے بھی اس دفعہ اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر وہ کر لیں، اگر ہم بین الاقوامی تناظر میں بات نہ کریں جس طرح کہ ہم نے امن کی بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی میں ہم ان کو پال رہے ہیں، حالانکہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہیں، افغانستان کا اینگل بھی رہ گیا، پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ بھارت میں BJP کی ایک اپنی ہسٹری ہے، تو پاکستان کے ساتھ اس دفعہ یا کچھ گزشتہ سالوں میں اتنی تلخی، لیکن اب ٹائم بالکل اوور ہے جمیل صاحب، تو آپ سے انشاءاللہ جب نیکسٹ ملاقات ہوگی تو ان موضوعات پہ بھی ہمارا فوکس رہے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔